हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। लास्ट हमने रिसेंटली टॉपिक फिनिश किया था अपना लॉज ऑफ मोशन। अब इसके आगे हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। यहाँ पे कॉलम है और अपन को मैच करना है, क्या मैच करना है हमको, डायमेंशंस मैच करनी है। तो एनर्जी की डायमेंशन मैं बता दूं आपको। एनर्जी मतलब वर्क इक्वल टू एनर्जी, एंड एनर्जी वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट में वैसे देखा जाए तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, बट नॉर्मली फोर्स इनटू डिस्टेंस, अगर वन डायमेंशन की बात की जाए तो फोर्स इनटू डिस्टेंस हुआ करता है। तो फोर्स होता है ml की पावर -2, है ना, और ये होता है डी का होता है L। तो आंसर आ जाएगा ml2 की पावर -2। तो एनर्जी की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, ml2 की पावर -2। तो एनर्जी की डायमेंशन यहाँ पे ml2 की पावर -2 हो जाएगी। यस, तो बी वाला ml2 की पावर -2। पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, बस बिल्कुल रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो एक टी और ऊपर चला जाएगा तो ml की पावर -3 आ जाएगी। ओके, वर्क की यूनिट क्या होती है भाई, वर्क को जूल में नापा जाता है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, रट लो फॉर्मूला स्प्रिंग कांस्टेंट का। स्प्रिंग जो फोर्स हुआ करता है, स्प्रिंग फोर्स होता है एफ स्प्रिंग इक्वल टू के इंटू एक्स, और ये नेगेटिव नेचर का होता है क्योंकि आप अगर स्प्रिंग को आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट करोगे तो स्प्रिंग का फोर्स पीछे लगेगा, और अगर आप इसको यहाँ डिस्प्लेस करोगे अंदर की तरफ तो फोर्स आगे लगेगा। आप उसको अंदर दबाओगे तो बाहर धक्का मारेगी, और अगर आप उसको बाहर खींचोगे तो अंदर खींचेगी आपको, तो इसलिए नेगेटिव साइन आता है। तो के की यूनिट बोली गई है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है के। तो के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स। तो इसकी यूनिट पूछी गई है तो भाई बहुत सिंपल है, ml की पावर -2 और अपॉन में x क्या होता है l से l कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया m0l की पावर -2। तो यार ये हो गई स्प्रिंग कांस्टेंट। देखिए फोर्स की तो सेम रहेगी, ये स्प्रिंग कांस्टेंट होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो लिख लीजिए कॉपी में, स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ f बाई एक्स। स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल टू f बाई एक्स, k इज इक्वल टू f बाई एक्स, ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। f बाई एक्स है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल टू f बाई एक्स। ओके, स्प्रिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पे आप एक्सेलरेट कर दो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है एनर्जी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद कर लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हुआ करती है दैट इज इक्वल टू 1 की जगह 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, है ना, इंटू क्या लगा है वोल्ट। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अपने पास वोल्ट इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू, W बाई क्यू। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू V। तो ये कूलाम Q के यूनिट और V वोल्ट की यूनिट, तो कूलाम इंटू वोल्ट क्या कहलाएगा, जूल। तो ले देखिए आंसर कितना आया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो नोट कर लीजिए आंसर आएगा इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल इज द आंसर। ठीक है, क्या है सर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल 1 कूलाम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, एनर्जी की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, चलिए भाई अच्छी बात है। अगला फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड सेंटेंसेस। एक वर्ड या एक सेंटेंस में राइट आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। लगभग हर बच्चे को याद होता है इक्वल टू mc², है ना, कि मास को अगर लाइट की स्पीड से दौड़ा दिया जाए तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल टू mc²। पहला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 हॉर्स पावर। तो इसको 9th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे। 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP की जो मोटर होती है वो कितना वॉटेज रखती है बेटा, 746 वाट, 746 वाट। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू 746 वाट 746 वाट किसी को आवर्स में और हार्स पावर में करना था, किसी को हार्स पावर में कन्वर्ट करना है वाट को, तो 1/746 हार्स पावर, वाट इक्वल टू भाई 1 HP में कर देंगे ना, तो डिवाइड करेंगे। अगर आपको हार्स पावर में करना है, वाट में करना है तो इंटू करेंगे, है ना। व्हाट इज द ट्रेड यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। भाई कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो हुआ करती है वो क्या होती है, किलोवाट आवर, KWH, है ना। जो एनर्जी को नापा जाता है हमारे यहाँ ट्रेड यूनिट जो है ना, तो किस में नापा जाता है, KWH में। सो 1 यूनिट इक्वल टू 1 KWH लिख लो।
1 यूनिट इक्वल टू 1 kWh, और एक kWh में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, इंटू 10 की पावर 6 जूल, समझ गया ना? 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। यस। स्टेट फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वाउंड स्प्रिंग। एक वाउंड स्प्रिंग है, उसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। तो बेटा एनर्जी, स्प्रिंग की एनर्जी का फार्मूला याद कर लो, आज से भूलना मत। स्प्रिंग में केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी होती है और उसका फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट उस स्प्रिंग की मीन पोजीशन से, है ना? मतलब मान लीजिए कि कोई आपके पास सीधी सादी स्प्रिंग ऐसी रखी हुई थी, ये रखी थी स्प्रिंग आपके पास इस प्लेन पे, ये स्प्रिंग थी, ये बढ़िया बिंदास सीधी सादी, कोई टेंशन नहीं, जिंदगी मस्त एकदम ऐसी रखी हुई थी, समझ गए ना? आपने क्या किया? तो ये बेटा ये कहलाती है इसकी मीन पोजीशन। ये क्या कहलाती है? इसकी मीन पोजीशन। इसको बोलते हैं x इक्वल टू 0। क्या बोलते हैं इसको? x इक्वल टू 0। आपने पकड़ा स्प्रिंग को और आपने स्प्रिंग को खींचना शुरू कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। तो स्ट्रेच कर दिया तो आपकी स्प्रिंग मान लो अपनी मीन पोजीशन से कितना खिसक करके आ गई? x आ गई। तो अब यहाँ पर जब ये स्ट्रेच हो चुकी है तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी कि नहीं हो चुकी होगी? जैसे छोड़ोगे तो फटाक से पीछे जाएगी, तो वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो चुकी होगी। तो इस पूरी स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर हुई है वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसके कॉन्फ़िगरेशन बदलने की वजह से जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी। आकार बदलने से, प्रकार बदलने से जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, समझ गए ना? हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक ना? एक्स डिस्प्लेसमेंट है। के क्या है? के है स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। डन। चलिए, तो के हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। अब आइए आगे की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6। ए मैन वॉक 10 मीटर विद लगेज ऑन हिज हेड, हाउ मच वर्क ही विल बी डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट क्यों नहीं होगी भाई? हेड पे क्यों नहीं होगी? ग्रेविटी तो लगेगी ना, जमीन में मूव कर रहा है। कह रहा है कि एक मैन जो है 10 किलोमीटर वॉक कर रहा है। अब देखिए भाई 10 मीटर वॉक कर रहा है ना? लगेज उसके हेड पे है, उसे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? यस। तो यहाँ पे बेटा आपको याद होगा मैंने चैप्टर पढ़ाया था, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। याद आया? तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो जो डेफिनेशन थी डॉट प्रोडक्ट की, डेफिनेशन थी डॉट प्रोडक्ट की ए डॉट बी की, क्या हुआ करती थी? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना? तो मॉड वेक्टर एफ का मॉड, डिस्प्लेसमेंट का मॉड इनटू कॉस थीटा। अब देखिए हालात क्या है भैया, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहाँ एक्ट करता है? डाउनवर्ड। तो भैया इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का, ये लोग कुछ भी बने रहे बट यहाँ पे कितना आएगा? cos 90, और cos 90 इक्वल टू 0। समझ गए? तो आंसर वर्क डन कितना होगा? 0। फिजिक्स कहती है कि अगर आपकी मूवमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर है तो आपका वर्क डन कितना कंसीडर किया जाएगा? 0। समझ गए? तो आंसर इसका आएगा 0। सो योर आंसर विल बी 0। ओके। कह रहा अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिफ्थ का आंसर चेक करते हैं भाई, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ का आंसर क्या है? 0। समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। हाँ, यस, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन इज द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट्स व्हाई वर्क इक्वल टू 0। समझ गए ना? हाउ मेनी अर्ग इन 1 जूल पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 की पावर 7 अर्ग हुआ करते हैं, ठीक ना? 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग। कैसे निकालते हैं? देखिए 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 का कार्यक्रम है बेटा। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? देखिए एसआई यूनिट फॉर्मूला जो होता है वर्क का वो होता है ml2t की पावर -2। बोलो हाँ। अब मान लो ये जूल में है, किस में है? जूल में है। और अब आपको जूल क्या होती है? एसआई यूनिट। जूल क्या होती है? आपको कन्वर्ट करके किस में ले जाना है? सीजीएस में। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो जूल में एम किस में लिया जाता है बेटा? किलोग्राम में। लेंथ किस में ली जाती है? मीटर में। और टाइम किस में लिया जाता है? सेकंड में। समझ गया ना? अब इसको कन्वर्ट करो। चलो एम, तो बेटा एम की जगह 1 किलोग्राम था, 1 किलोग्राम की जगह कितना आएगा बोलो ग्राम में? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। तो ये जी फॉर ग्राम। ओके, एम हो गया।
एल लेंथ है, यहाँ मीटर में है, सेंटीमीटर में कर दो तो कितने मीटर सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ये देखो, है ना। और यहाँ टी है किस में होता है, सेकेंड में होता है, तो यहाँ भी तो सेकेंड में होता है, तो 1 सेकेंड की पावर कितना, -2। यहाँ भी सेकेंड है, यहाँ भी सेकेंड है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 1000 और ये 100 की पावर 2 यानी कि 4, तो 4 जीरो इसके और 3 जीरो इसके, कितना हो गया 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को क्या बोलेंगे, CGS यूनिट। यही क्या बन गया, अर्ग। क्या बन गया, तो कितने अर्ग आ गया, 10 की पावर 7 अर्ग आ गया समझ में। 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ओके चलिए, तो 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ये हो गया 6 क्वेश्चन। अब भैया ऊपर पहले वाले में फॉर्मूले थे तो वो छोड़ के हम आ गए हैं, थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि दिक्कत बनने वाली है। तो यहाँ से आएगा ये। चलिए, फॉर्मूले थे क्योंकि उस पेज में 2 अलग से फॉर्मूले बैठे हुए थे तो क्यों छोड़ें। चलिए भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अपन को एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी वर्क, काइनेटिक एनर्जी। ओके, और सारे दिए गए हैं, वर्क दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी दी गई है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जा करके 3 वाला अगले पेज में है ये, तो अगले पेज में जाके भिड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी 3 का E, ये देखिए 3 का E काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, नहीं वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वर्क का बनेगा, तो 3 का तो E से हो गया। अब वर्क का देखिए, हाँ ये है वर्क, सो सेकेंड का बनेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो सेकेंड का देखते हैं भाई, तो सेकेंड का D बनना चाहिए, तो सेकेंड का D ये भी हो गया, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। क्या होती है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। मोमेंटम इक्वल टू होता है m इंटू v, तो ये भी देख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, मोमेंटम होता है m इंटू वी, बट यहाँ मोमेंटम दूसरे फॉर्म में लिखा गया है। ओके, और ये हो गया। अब इसके बाद mc² आइंस्टाइन एनर्जी दी गई होगी, है ना। mc² पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम दिया गया है, मोमेंटम दिया गया है, मैच करेगा, 1 मिनट, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी जाएगी बेटा E इक्वल टू mc², यस। तो ये जो है E के साथ भिड़ेगा, किसके साथ भिड़ेगा, E के साथ। है तो एनर्जी ही ना, चाहे किसी भी रूप की है, तो फर्स्ट वाले का C हो जाएगा। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, C। तो फर्स्ट का C होना चाहिए, फर्स्ट का C। चलिए देखिए, फर्स्ट का C, ठीक ना, क्लियर हो गया। फर्स्ट का C हो गया। फिफ्थ का हम A बता चुके हैं पहले ही, फिफ्थ का A, देखिए फिफ्थ का A mgh, है ना, फिफ्थ का A बता चुके हैं। अब केवल आपका आता है कि मोमेंटम इक्वल टू √2m के कैसे हो गया, ये आपको समझाना है कि मोमेंटम इक्वल टू √2m के कैसे हो गया, ठीक ना। चलिए आइए देखते हैं कि मोमेंटम को हम √2m के कैसे लिख सकते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है हाफ mv², ठीक है ना। 2 को यहाँ जान दीजिए, ये क्या हो गया 2k इक्वल टू mv², है ना। मोमेंटम के लिए मुझे क्या चाहिए, अकेला m भी चाहिए है। अब यहाँ पे m बैठा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, m का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने m का मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट में बन गया 2mk इक्वल टू mv का होल स्क्वायर। ये मोमेंटम है यानी कि p, और ये लगा है स्क्वायर, तो p इक्वल टू कितना हो गया 2mk, है ना। तो p स्क्वायर इक्वल टू 2mk, तो p इक्वल टू कितना हो गया √2mk। नोट करिए, बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट रिलेशन है, p इक्वल्स टू √2mk। p इक्वल्स टू √2mk। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की दोस्ती बताता हुआ ये रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की दोस्ती बता रहा हूँ। ओके, p इक्वल टू 2mk, k फॉर काइनेटिक एनर्जी, p इज द मोमेंटम, p इक्वल टू √2mk। ओके, डन। तो एक और चीज यहां पे हम निकाल सकते हैं, यहां से हम एक और चीज निकाल सकते हैं, हम k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए
2m k इक्वल टू है p का स्क्वायर, 2m के इक्वल टू कितना, p का स्क्वायर, तो k इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये भी नोट करिए, काइनेटिक एनर्जी के साथ ये रिलेशन भी है, k इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये है क्या है? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन ही तो है, बस स्क्वायर करके अलग कर दिया। ये भी था, हाँ, इसमें काइनेटिक एनर्जी खुली हुई है, रूट के बाहर है। अगर काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है तो इसका यूज़ करो, मोमेंटम निकालना है तो इसका यूज़ करो, ठीक है ना। चलिए डन। तो भैया ये हमारे सारे के सारे इस पेज के हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, ये हमने कर लिए। और वो जो अपना मैच कर रहा था वो मैच भी कर गया सर। आज ये आप नोट्स भेज देना। ये, हाँ बिल्कुल। तो ये इसके जो है अपने पास मोमेंटम का क्या आ गया, 2m के, ये था p, क्या था ये p, ठीक है ना। चलिए ओके ओके ओके, चलिए इसको भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, तो क्यों छोड़ा जाए। चलिए देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ, भैया पावर, वेरी सिंपल। व्हाट जो होती है यूनिट होती है किसकी, पावर की होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोर्ड इन वाउंड स्प्रिंग, अभी मैंने बताई, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल गलत, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली मैकेनिकल क्यों लगा दिया, मैकेनिकल एनर्जी के ही दो टाइप हैं, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक, तो पूरा नाम इसका होता है मैकेनिकल पोटेंशियल। तो सर पोटेंशियल और काइनेटिक में आप थोड़ा बताएंगे सर। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हाइट पे ले जाके किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और किसी भी बॉडी की इस शेप या बॉडी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, और किसी भी बॉडी की रफ्तार की वजह से, उसकी वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी। समझ गए ना। तो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में एनर्जी क्यों स्टोर होती है, उसकी शेप की वजह से, तो वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो तीन टर्म होते हैं वो होते हैं शेप, या बेस्ट है कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, और या पोजीशन। समझ गए ना। जैसे कोई ब्लॉक जमीन पे रखा है, आप उसको ऊपर ले जाते हो, तो उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बट ये मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी यहाँ पर ग्रेविटी के प्रभाव के कारण ये एनर्जी डेवलप हुई है, इसलिए इसका पूरा नाम होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए। बट स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए ना। तो जरा कॉपी में लिख लीजिए, फर्स्ट का ए टिक कर लीजिए, बाद में चेक कर लेंगे आंसर। सेकंड का बी, सेकंड का बी। देन नेक्स्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल सेकंड नहीं है, किलोवाट भी नहीं है, ये तो पावर की यूनिट है, किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर। तो थर्ड का सी। फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, बच्चा बच्चा जानता है। 1 हॉर्स पावर कितना, 746 वाट, बी फिफ्थ का, है ना। एंड किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, अभी बताया मैंने, तो किलोवाट आवर। तो सिक्स्थ का ए भी सही है, फिफ्थ का बी सही है, फोर्थ का सी भी सही है, थर्ड का मैंने क्या बताया, ओके 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 ओके, थर्ड का सी, थर्ड का सी सही है, सेकंड का बी भी सही है, और फर्स्ट का ए एग्जैक्टली। तो सारे सही है हमारे। चलिए अगला क्वेश्चन। द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई सिस्टम, जूल। द एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होती है, जूल। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दे पजेस, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दे पजेस पोटेंशियल। देखो बेटा, चाहे मॉलिक्यूल कहीं भी हो वो पोटेंशियल एनर्जी पजेस करता है। समझ गए ना। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, मॉलिक्यूलर के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, अंदर अंदर कॉन्फ़िगरेशन। तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल दे पजेस कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, कल बताया था मैंने, नहीं वो तो हॉर्स पावर है। आंसर अभी मैंने बताया था 3.6 इंटू 10⁶ जूल लिखा था ना। 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 10⁶ जूल। द एनर्जी पजेस्ड बाई द बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन ए फील्ड और ड्यू टू डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ये है डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी की, लिखिए। The energy possessed by a body by virtue of its position in a field, energy possessed by a body by virtue of its position in a field और ड्यू टू डिफॉर्मेशन, और ड्यू टू डिफॉर्मेशन मतलब आकार विकार बदल दो, या स्प्रिंग रखी हुई थी सिंपल सादी तो उसको आपने दबा दिया, डिफॉर्म कर दिया। रबर रखा हुआ था तो उसको आपने डिफॉर्म कर दिया, दबा दिया।
रबर बैंड था तो खींच दिया, गुलेल को खींच दिया, ये सारे क्या डिफॉर्मेशन ही तो है, समझ गए ना। कानों को पकड़ के मोड़ दिया, ये सब क्या है, डिफॉर्मेशन है। तो जो है कुछ भी, सब में डिफॉर्मेशन काम कर रहा है, स्टील में, प्लास्टिक में, सब में। चलिए, द वर्क डन बाई ए वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, द वर्क डन बाई अ वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा ये स्टेटमेंट जो होता है ये कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहलाता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। ये यही आएगा एग्जाम में, वर्क एनर्जी थ्योरम। द वर्क डन बाई अ वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ बेटा, सीधे लिख लो आप, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा के ही लिख लें सर। डेल्टा के लिख लो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के, डेल्टा के ही लिख लो, है ना। तो वर्क डन जो होता है काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम में आएगी। द फॉर्मूला ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी रटवाया था पिछले चैप्टर में, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, याद आया? P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, नोट कर लीजिए फॉर्मूला। वर्क इज ए क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी भाई? वर्क स्केलर की वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक ना। द इज कंटेन्ड इन ए वाटर इन ए डैम। भाई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी यार, क्योंकि हाइट से पानी गिरता है ना सर डैम में। तो हाइट है ना, तो हाइट की, हाइट तो पोजीशन का फैक्टर है, तो पोटेंशियल एनर्जी जब नीचे गिर जाएगा तब बनेगी काइनेटिक। जब ऊपर जब पानी रहता है तो पानी के पास हाइट है ना, इस वजह से कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो आंसर, द पोटेंशियल एनर्जी इज कंटेन्ड इन वाटर इन अ काइनेटिक मतलब एक सरफेस पे ना। काइनेटिक नहीं, जब मूव करने लगे तब काइनेटिक। डैम का पानी मूव नहीं करता ना बेटा, रुका पानी रहता है। और पोटेंशियल मतलब जब गिरेगा, हाइट से नीचे गिरेगा तब उसकी पोटेंशियल काइनेटिक में बदलेगी। जब गिरने लगेगा, जब फ्लो करने लगेगा, समझ गए ना, तब वहां बनेगी काइनेटिक। तो जब तक रुका हुआ पानी तब तक कौन सी है? पोटेंशियल। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर। द वेलोसिटी ऑफ एन एरोप्लेन इज डबल्ड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, क्यों डबल भाई? 4 टाइम, हाफ एम वी स्क्वायर ना। तो वी को 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, है ना। के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी को डबल करोगे तो 4 गुना बाहर आएगा ना, 4 बाहर आएगा। तो आंसर कितना? 4 टाइम्स। कितना टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स। डन, क्लियर, एनी प्रॉब्लम? तो ये चारों के चारों हो गए अपने, सारे के सारे हो गए। चलिए अब आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे, है ना। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ, पढ़िए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज वर्क? इज इट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? वैसे वर्क के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज गिवन बाय एफ एस कॉस थीटा, एफ का मॉड, एस का मॉड, कॉस का थीटा। पढ़िए। ये कॉस थीटा क्यों आता सर? डॉट प्रोडक्ट था ना, भूल गए क्या? हाँ पढ़िए। वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन by a force when the force produces a displacement of the body on which it acts in any direction except perpendicular to the direction of force. हाँ, work is said to be done by a force when force produces a displacement of the body on which it acts in any direction except perpendicular to the direction of force. अगर कभी भी कोई लगाया गया फोर्स, अगर कोई भी लगाया गया फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन को छोड़ करके किसी भी डायरेक्शन में अगर बॉडी को डिस्प्लेसमेंट देता है तो हम कहेंगे कि वर्क हो गया या वर्क हो रहा है। सो वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। समझ गए ना, ठीक है ना। और एक वर्क की एक और डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बेस्ट डेफिनेशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो ली जाती है वर्क करने के लिए वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में ही ली जाती है। समझ गए? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक ना। तो इसको ऐसे समझो, आपको मैं समझाता हूं। चलिए देखिए सर, मेरे को cos थीटा का समझ में नहीं आ रहा। देखो देखो देखो, अब समझ में आ जाएगा। ये आपके पास कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, आपने इस पे फोर्स लगाया ऐसा, बोलो यस। अब फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक यहां से चल करके यहां तक खिसल गया, खिसल गया। ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एस। ये कितनी है डिस्प्लेसमेंट? एस। मतलब ये गैप कितना है? एस। बेटा फोर्स कहाँ लग रहा है? ये लग रहा है ना। और थीटा कितना है? ये है, बोलो यस और नो। तो एस, अब देखिए
एस डिस्प्लेसमेंट क्या फोर्स की डायरेक्शन में हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो एस डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट निकालो जो फोर्स की डायरेक्शन में हो। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि एस का कंपोनेंट अगर थीटा की तरफ तोड़ोगे तो क्या टूटेगा, बोलो? साइन थीटा कॉस थीटा। तो थीटा की डायरेक्शन में क्या टूटेगा, मुझे वो बताओ। गलत, बिल्कुल गलत बोल गए यार। थीटा की डायरेक्शन में हमेशा कॉस टूटता है यार। सर नीचे mg में से फिर आप नीचे ऊपर पकड़े, आप गलत तरीके से। भाई नीचे नहीं पकड़ो ना, डायरेक्शन और परपेंडिकुलर, बस हो गया। थीटा ये एंगल बना हुआ है, अब चाहे इसका इधर तोड़ दो तो भी कॉस टूटेगा, इसका चाहे इधर तोड़ दो तो भी कॉस टूटेगा। तो ये आर वेक्टर है तो नीचे क्या टूटेगा, आर कॉस थीटा। ये नीचे एस वेक्टर है तो इसका ऊपर क्या टूटेगा, आर एस कॉस थीटा। बस, तो एस का जो इसकी तरफ कंपोनेंट टूटेगा, ये जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, एस कॉस थीटा। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन में इफेक्टिव डिस्टेंस चली गई है वो एस नहीं है, वो क्या है, एस कॉस थीटा। समझ में आया? तो अब फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आंसर क्या, एस कॉस थीटा। तो आंसर आ गया एफ एस कॉस थीटा। समझ में आया? ये रटिए मत कि हमेशा इसका कंपोनेंट नीचे वाला ही कॉस होता है, थीटा की डायरेक्शन का कंपोनेंट कॉस होता है बस, और जो थीटा में नहीं है उसका होगा साइन। डन? चलिए, क्लियर हो गया ना? ओके, तो ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज जीरो वर्क? गिव वन एग्जांपल। इफ a force applied on an object is perpendicular to its displacement, then the work is zero. W is equals to Fs cos 90 degree equals to 0. Example. A fully carrying suitcase on his head, the work done against gravity is 0. करवा चुका मैंने अभी। चलिए, अब देखिए वर्क मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है भाई? देखिए वर्क मैक्सिमम होने के लिए वर्क इज इक्वल टू क्या पढ़ा अपन ने, एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो कॉस मैक्सिमम कब होता है, 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री पे कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। मतलब जिस समय आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे उस समय वर्क क्या होगा, मैक्सिमम। पढ़िए, when does the work done become maximum via force? When the direction of force and displacement are same. समझ में आ गया? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो थीटा इक्वल टू कितने डिग्री, 0 डिग्री, और कॉस 0 हो जाएगा 1। तो जो मैक्सिमम वर्क डन निकलेगा दैट इज इक्वल्स टू कितना, एफ इंटू एस। कॉस 0 हो गया 1, सीधा आएगा आंसर क्या, एफ एस। समझ गए? चलिए पढ़िए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत ही सिंपल। एज पर दिस लॉ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। समझ गए ना? तो ये कहला गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस सर। डन? यस सर। चलिए, अब अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5। Is it possible that the motion of a particle is accelerated and force of constant magnitude is acting on it, but work done by the force is 0? बिल्कुल सही पॉसिबल है भाई। कह रहा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मोशन ऑफ द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड एंड फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज एक्टिंग ऑन इट बट द वर्क डन इज फोर्स इज 0। ये एक स्पेशल केस है। नो नो, नहीं वो केस नहीं है, स्पेशल केस है। देखिए सर्कुलर मोशन में फोर्स कहाँ लगता है, सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स। याद आया? और जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद जो इसकी वेलोसिटी, जो डिस्प्लेसमेंट होती है इंस्टेंटेनियस, वो टेंजेंशियल होती है। तो हर समय फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना निकलेगा हर वक्त, 0। समझ में आया? तो सर्कुलर मोशन में हर वक्त वर्क डन कितना निकलता है, 0। पढ़िए, यस Yes, it is possible in a circular motion. Work done by centripetal force is 0. समझ में आ गया? वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। ठीक है ना? चलिए, देखिए अब अगला क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव वर्क डन। ठीक ना? नेगेटिव वर्क डन कौन सा वर्क डन होता है ये जानिए, कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री हो, है ना, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। क्यों होगा? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स का मॉड डिस्प्लेसमेंट का मॉड इनटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह कॉस 180 डिग्री आएगा, तो आंसर कितना आएगा, माइनस में। ठीक है ना? या और ज़्यादा परफेक्ट करके मैं बात करूं तो एक्चुअली
अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो। कैसा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा के लिए कॉस थीटा निगेटिव होने लगता है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 से ज़्यादा हो तो वो वर्क डन वहाँ पे होगा क्या? निगेटिव वर्क डन। समझ में आ गया? क्योंकि कॉस 180 या कॉस 90 से ज़्यादा जो होता है निगेटिव होता है। आपने पढ़ा होगा ASTC, एड शुगर टू कॉफ़ी। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन का घर होता है, कॉस तो निगेटिव हो जाएगा ना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होता है, फ्रिक्शन जस्ट उसके अपोजिट लगता है ना। गाड़ी आगे भाग रही है मगर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है? पीछे। तो इसलिए वर्क डन कितना होगा? निगेटिव। तो फोर्स वर्क डन बाई फ्रिक्शन। समझ गए ना? नेक्स्ट अगला वर्क डन क्या होता है देखिए, जैसे कि जब आप किसी चीज को पुल कर रहे हो, बाल्टी को, तो बाल्टी को जब पुल करते हो तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करते हो, क्योंकि जमीन आपको खींच रही होती है नीचे की तरफ, बट आप अपना डिस्प्लेसमेंट कहाँ लगाते हो? ऊपर की तरफ। तो दैट टाइम वर्क डन बाई ग्रेविटी इज नेगेटिव। दैट टाइम वर्क डन बाई ग्रेविटी इज नेगेटिव। तो उस समय वर्क डन बाई द ग्रेविटी इज नेगेटिव। ओके, या वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज नेगेटिव। समझ के ना? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस समय नेगेटिव है। क्लियर हो ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी। ये तो करवा चुके आई थिंक, 4 गुनी हो जाएगी, है ना। व्हाट इज पावर? व्हाट इज पावर? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट होती है वॉट। अब 1 वॉट को डिफाइन करना है तो इसको कर दो वर्क को 1 जूल और इसको कर दो 1 सेकेंड। समझ गए ना? तो अगर कोई डिवाइस है वो 1 सेकेंड में 1 जूल का काम करके दे रही है तो उसका पावर कितनी होगी? 1 वॉट। समझ गए ना? तो when 1 joule of work is done in 1 second then the power is said to be 1 watt. Very simple. How many types of collision are there? अब भैया collision का मतलब क्या होता है? टक्कर। तो लेटर ऑन में पढ़ाऊंगा भाई, 2 तरीके की टक्कर होती हैं, एक होती है इलास्टिक और एक होती है इनइलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन क्या है? आपने एक मोबाइल में गेम देखा होगा जिसमें आप जितनी जोर से यहाँ गेंद आती है उतनी वेलोसिटी से लौट करके जाती है। पिन बॉल गेम, वो फोड़ने वाला एक बॉल आया करती है, तो आप स्ट्रिप से लेकर के उसको मूव किया करते हो, है ना। तो ये यहाँ टकराती है, फिर बिल्कुल उसी अंदाज में गेंद वापस जाती है कटाक से लौट करके, फिर जाके ऊपर फोड़ेगी दाने दाने दाने। नहीं खेले वो गेम? अरे यार पूल तो नहीं बोल रहा है सर? पूल नहीं होता है, मोबाइल में आजकल वो गेम चला करते हैं, बच्चे खेला करते हैं। वो क्या होता है? ऊपर से एक गेंद आती है और नीचे एक यहाँ पे एक बार हुआ करती है, उसको आपको मूव करना पड़ता है आगे पीछे। हाँ, खेला है। फिर वो यहाँ आएगी, फिर जाएगी, यहाँ टकराएगी, और देखा होगा आपने यहाँ बड़े स्मूथली टकराया करती है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, एनर्जी जिस एनर्जी से आई उस एनर्जी से वापस चली गई, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अपन, ये जो स्पेशल टाइप का कोलिजन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पार्टिकल नहीं मान सकते हो, दैट इज अ रे, बट ये पार्टिकल की बात हो रही है, पार्टिकल करता कोलिजन। समझ गए ना? तो इस टाइप का कोलिजन जिसमें एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस ना हो उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है ना, अभी पढ़ेंगे। एनर्जी का लॉस इसमें बिल्कुल नहीं होता, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, और इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, तो दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिजन। समझ गए ना? इनइलास्टिक कोलिजन समझ में आया? एक इलास्टिक कोलिजन, वो चाइना बॉल आती रही है, आप देखोगे छोटी छोटी सी, तो उसको आप जितनी एनर्जी से देते रहे वो उतनी एनर्जी उछल करके आया करती रही है। सम वॉट वो इलास्टिक कोलिजन की तरफ जाया करती रही, बट दुनिया का कोई भी कोलिजन इलास्टिक कोलिजन नहीं है ना। और दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में भी टाइप्स होते हैं, बट अब समझने के लिए ऐसे समझ लो कि आपने एक मिट्टी का ढेला बनाया और मिट्टी के ढेले को दीवार पे दे मारा, तो दीवार पे दे मारोगे तो क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। तो एक चाइना बॉल लौट करके आ रही थी और जितना जोर से मार रहे थे उतनी जोर से लौट के आ रही थी, मतलब काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी वापस मिल जा रही थी। और एक आपने जितने जोर से मारा ये जाके चिपक गया, तो ये क्या था? इनइलास्टिक। क्या था ये? पहले वाला इलास्टिक था, दूसरा वाला इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। राइट द फॉर्मूला। राइट द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। Also write the meaning of symbols used. हाँ भाई, तो बता दिया मैंने, कंप्रेस्ड स्प्रिंग में हो कांस्टेंट स्प्रिंग, तो जो तो एनर्जी जो होती है स्टोर्ड होती है, दैट इज इक्वल टू हाफ kx²। यहाँ k क्या होता है? कांस्टेंट एंड स्प्रिंग, एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग। x जो हुआ करता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला, नेम द क्वांटिटी whose यूनिट इज kWh, हाउ मेनी जूल ऑफ देयर इन 1 kWh। तो एक 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और ये एनर्जी की यूनिट है, ठीक है ना। चलिए अब आइए देखिए जो मैंने आपको समझाया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, या इसको कह सकते हो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ फोर्स निकाल दो,
क्योंकि दो वेक्टर की जगह एक काम करना, यहाँ ले लेना डिस्प्लेसमेंट और यहाँ ले लेना फोर्स। तो अगर आप इसको यहाँ पे फोर्स की फॉर्म में देखें और यहाँ डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में देखें तो आपको जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकलेगा वो किसका निकलेगा, वर्क डन का। क्योंकि नहीं लगेगा, 10 में नहीं लगेगा। आप देखो ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, भाई ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अगर एक दो वेक्टर हैं और आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो क्या होता है, a इंटू बी कॉस थीटा। मतलब एक वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है दूसरे के कंपोनेंट के साथ। बोलो यस और नो। बेटा ये देखो वेक्टर b है और ये वेक्टर a है, नीचे क्या है, वेक्टर a है। अपन को क्या चाहिए है, a इंटू बी कॉस थीटा चाहिए है। तो वेक्टर b का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, b कॉस थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई a इंटू बी कॉस थीटा क्या देगा आपको, डॉट प्रोडक्ट, या b इंटू ए कॉस थीटा निकाल लो। तो वेक्टर b क्या था, ये था। अब ये वेक्टर a था। अभी अभी आप पर मैंने बताया था कि थीटा की तरफ जो कंपोनेंट टूटेगा वो होगा a कॉस थीटा। अब a का आप b के ऊपर कंपोनेंट तोड़ रहे हो तो देखो a का जो b के ऊपर कंपोनेंट जाएगा क्या बनेगा, a कॉस थीटा। समझ में आया। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई दूसरे वेक्टर का पहले के ऊपर प्रोजेक्शन, पहले के ऊपर प्रोजेक्शन का इसका मल्टीप्लाई होता है। समझ गए ना। सो ए वेक्टर भी, ये इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गई। ये इसको अपन पहले भी समझ चुके हैं, 2D में अच्छे से किया था इसको अपन ने डिटेल में, याद है आपको। चलिए ये हो गया। यस, अब देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, उसी कंटेक्स्ट के बारे में। नाउ बी कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड ए कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ए कॉस थीटा क्या है, ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, और बी कॉस थीटा, भाई बी ए था, ये वेक्टर ए था, यस और नो। तो बी का अगर आप नीचे की तरफ कंपोनेंट तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, बी कॉस थीटा। और ए का अगर ऊपर की तरफ तोड़ोगे तो यहाँ वाला कंपोनेंट क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा। ठीक है ना, यस। दस स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है ए इंटू बी कॉस थीटा लिख लो या बी इंटू ए कॉस थीटा लिख लो। दस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। तो इस तरीके से क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर के ऊपर दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन का मल्टीप्लाई होता है। समझ में आ गया, मल्टीप्लाई है प्रोडक्ट। क्लियर है। अब पूछा गया भैया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वेक्टर्स, तो इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, 0। तो वेक्टर ए डॉट ए इक्वल टू ए कॉस 0 यानी कि ए का स्क्वायर। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट ए को लिख सकते हैं हम वेक्टर ए का स्क्वायर, और वेक्टर ए का स्क्वायर क्या होगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आया ना अभी। तो ए डॉट ए इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर ए का स्क्वायर एंड वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। मतलब किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। दस डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ये चैप्टर 2 की चीजें आ गई यहाँ पे बिना मतलब को। चलिए कोई बात नहीं, कर चुके हैं ये सारी चीजें अपन। नेक्स्ट अगला, प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक मिनट यार, ऐसा कंफ्यूज हो गया जैसे कोई चैप्टर ही चैप्टर तो नहीं चेंज हो गया है ना, यही चल रहा ना बुक में, देखिए। हाँ ठीक है, सही है। प्रॉपर्टीज नहीं मिसप्रिंट नहीं। प्रॉपर्टीज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव पढ़ चुके हैं। मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब सबके सब तो स्केलर हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, समझ गए ना। तो क्या हो जाएगा, दोनों कम्यूटेटिव होता है। नेक्स्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। थर्ड, the scalar product of two vectors follows the multiplicative law in relation to scalar। multiplicative law मतलब m a वेक्टर करके b के साथ कर दो, या m का होल a डॉट b के साथ कर दो, या a इंटू एम बी कर दो, क्योंकि बात बराबर ही है, क्योंकि स्केलर है, स्केलर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, द साइन ऑफ वर्क डन बाई ए फोर्स ऑन अ बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, स्टेट केयरफुली ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए अब आपको बताना है कि कहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, वर्क डन बाई ए मैन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ वेल बाई मीन्स ऑफ रोड टाइड टू द। देख भाई, वर्क डन बाई ए मैन लिखा है,
वर्क डन बाई ए मैन, नॉट वर्क डन बाई द ग्रेविटी। उसके तरफ होगा तो पॉजिटिव भाई वो बंदा तो फोर्स ऊपर लगा रहा ना, भाई ग्रेविटी नीचे लगा रही है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी निगेटिव होता, बट वर्क डन बाई ए मैन वो ऊपर लगा रहा, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो एंगल कितने डिग्री हुआ, 0 डिग्री, एक्यूट एंगल बन रहा है, तो आंसर क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव। समझ गया ना। चलिए, टू लिफ्ट अ बकेट एंड द ऑफ द वेल है ये, वेल ऑफ द वेल इन अपवर्ड फोर्स एट लीस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ वेट mg has to be applied upward direction, so the force is upward, moreover the displacement is upward, therefore work done by the man equal to fs cos 0, क्योंकि भैया फोर्स भी ऊपर लग रहा, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर लग रही, थीटा इक्वल टू कितने डिग्री, 0 डिग्री, तो आंसर वर्क इक्वल टू कितना होगा, fs, दैट विल बी पॉजिटिव। अंडरस्टूड। नेक्स्ट बी, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अबव केस, निगेटिव, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगेगा, समझ गया ना, तो ग्रेविटी का किया गया वर्क क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी निगेटिव। आया समझ में, नहीं आया, अभी रह गया ना सर। सो वर्क डन अभी करते हैं, सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी निगेटिव। ये दोबारा आ गई शर्ट शायद, एक मिनट इसको सही कर ले, दोबारा प्रिंट हो गई है। ठीक है, यस, तो इसकी बात कर रहे थे हम। सेकंड केस की देखिए, सेकंड केस क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बकेट इज अपवर्ड, सो द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1, सो एफ इंटू एस विल बी निगेटिव। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, वर्क डन बाय अ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द बॉडी स्लाइडिंग डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन। भैया वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन अ बॉडी, फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा निगेटिव होता है भाई, वर्क डन, समझ गए ना। स्लाइडिंग डाउन इन एन इंक्लाइंड प्लेन, मतलब क्या सिचुएशन दी जा रही है कि आपके पास कोई बॉडी रखी हुई है इस तरीके से, समझ गए ना, और ये बॉडी नीचे घिसट रही है, ये बॉडी नीचे घिसट रही है, इसका फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ है, समझ में ना, डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव। पढ़िए, फ्रिक्शन अपोजिस the relative motion, so the friction on a body sliding down the inclined plane is opposite to the direction of motion. The angle between frictional force and displacement is 180 degree. ठीक है ना, एंगल बिटवीन द फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 180 डिग्री। पढ़िए, वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180, दैट इज इक्वल टू माइनस, ठीक है ना, क्लियर। अगला क्वेश्चन, वर्क डन बाई एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कह रहा है कि वर्क डन बाई अ बॉडी इन बाई एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है ना, एक ही लाइन में मूव कर रही है। पढ़िए, एज द बॉडी मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0, फोर्स के डायरेक्शन में, तो वर्क डन इक्वल टू कितना होगा, एफ एस कॉस थीटा कॉस 0 यानी पॉजिटिव, तो ये वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव होगा। डन, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर वाइब्रेटिंग पेंडुलम ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। कह रहा है कि वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर इन वाइब्रेटिंग पेंडुलम टू ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। भाई वो ऐसा फोर्स है, कैसा, रेजिस्टिव फोर्स है, देखो ना, पेंडुलम है ये, अब ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम मान लो इस पॉइंट पे यहाँ मूव कर रहा है, इस पॉइंट पे यहाँ मूव करना है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इधर की तरफ होगा, बट फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, एयर का पीछे की तरफ, तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव। पढ़िए, रेजिस्टिव फोर्स opposes the motion of pendulum. The angle between resistive force and displacement is 180 degree. Work done by resistive force equals to fs cos theta, 180 degree equals to minus fs negative. यस, तो एफ एस इक्वल टू नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन प्योरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरे को, अगले 2-3 क्वेश्चन पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग। पढ़िए, द केसिंग of a rocket in flight burns up due to friction, at the whose expense is the
heat energy required for burning obtained. हाँ, क्या क्या ऐसा भाई जो हीट एनर्जी है बर्न करने के लिए वो कहाँ से प्राप्त होती है ना? द रॉकेट और द एटमॉस्फेयर, रॉकेट से मिलती है, एटमॉस्फेयर से मिलती है, ठीक है ना भैया? उसमें फ्यूल भरा होता है ना, फ्यूल भरा होता है तो वही फ्यूल ही तो जलता है, और जिससे कि वो केस जलता है। पढ़िए, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑफ केसिंग ऑफ रॉकेट in flight is obtained from the rocket itself and not from the atmosphere. When the casing burns, its mass decreases and so the energy of the rocket decreases. सर ये बताइए, जैसे मतलब लोग बोलते हैं कि रॉकेट से स्पेस में जाते हैं, तो वो रॉकेट लैंड भी करते होंगे उधर जाके? हाँ करते हैं ना रॉकेट। और ये सैटेलाइट वाली देखो 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 देखो, एक होता है मतलब रॉकेट जो हुआ करता है, रॉकेट कंट्रोलेबल होता है बेटा। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 होते हैं रॉकेट में, समझ गए ना? तो उसके बाद कंट्रोल होता है तो लैंड करता है रॉकेट, क्यों नहीं करता है? और ये जो ये वाले रहते कि अपन बोलते हैं ना कि रॉकेट जब जाता है स्पेस में तो ये सैटेलाइट को अगला हिस्सा जो इनका सैटेलाइट लगा होता है सबसे पहले, नहीं तो उसके हिस्से हटते जाते ना बर्न करने। हाँ। तो जिसमें आदमी बैठे रहे तो उसके हिस्से नहीं ऐसे अलग अलग होते जाते? जो आदमी बैठने वाला रॉकेट होता है वो मतलब एयरक्राफ्ट कह लो उसको, वो एयरक्राफ्ट होता है, समझ गए ना? तो वो जेट पावर का यूज करके वापस भी आता है, फिर यहाँ से जाएगा, थ्रस्टर लगे होते हैं उसमें, यहाँ से जाता है फिर वापस भी आता है। चलिए, तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बर्निंग ऑफ द केसिंग ऑफ द रॉकेट इन फ्लाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉकेट इटसेल्फ, नॉट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। व्हेन द केसिंग बर्न्स अप इट्स मास डिक्रीजेस एंड सो एनर्जी ऑफ द रॉकेट डिक्रीजेस। समझ गए ना? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मास पे डिपेंड करती है, तो हाफ mv² से ये जो होगी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ गए ना? रॉकेट को सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है जब वो अर्थ की ग्रेविटी में होता है, मतलब जब ग्रेविटी से बाहर जाने के लिए, समझ गए ना? सबसे ज़्यादा एनर्जी तब होती है, इसलिए जो प्राइमरी स्टेज का फ्यूल होता है बहुत ज़्यादा हैवी होता है। उसमें भी फ्यूल अलग अलग बिल्कुल स्टेज के होते हैं, हाँ बिल्कुल स्टेज के होते हैं भाई, स्पीड कंट्रोल करने के लिए होते हैं ना, कि कितनी स्पीड से आपको बाहर निकलना है। कंट्रोल कैसे होता है वो? जैसे अपन ने मिसाइल छोड़ दी इधर से, पहले इग्निशन होता है, हाँ। उसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं है। इग्निशन को एक बार आपने जला दिया तो स्टेज 1 स्टेज 2 तक जो है केवल आप जो है फ्यूल जलता रहेगा, समझ गए ना? और जो सर ये पार्ट्स छूटते होंगे वो कहीं ना कहीं सरफेसेस पे तो गिरते होंगे किसी के घर, जल जाते हैं। अच्छा, बर्न हो जाते हैं, टोटली बर्न हो जाते हैं, समझ गए ना? टोटली बर्न हो जाते हैं, ठीक ना? वो बात अलग है कि कोई रॉकेट बर्न हो ही नहीं पाया, बीच में ऊपर जाके करीब गया 20 किलोमीटर जाके ब्लास्ट हो गया, तो फिर वो पार्ट गिर जाएगा जमीन में, तो समझ गए ना? उससे नुकसान अगर वो ग्रेविटी जोन के बाहर निकल गया तो फिर वहीं पर तैरता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट क्या है? कॉमेट्स मूव, पढ़ो। कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन हाईली elliptical orbits. The gravitational force on the comet due to the sun is not normal to the comet velocity in general, yet the work done by the gravitational force over every complete orbit of the comet is zero. Why? अभी काम में लगा, नहीं मिल पाएगा। चलो जाओ, चलो जाओ। चलिए देखिए, कॉमेट्स मूव अराउंड द सन हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट। कॉमेट्स जो होते हैं, ये सन है, इसके अबाउट में हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट में कॉमेट घूमा करते हैं, ठीक है ना? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कॉमेट ड्यू टू द सन इज नॉट नॉर्मल to the comet's velocity in general, yet the work done by the gravitational force over every complete orbit of the comet is zero. Why? कह रहा है कि भैया इन पर करने वाला काम जीरो क्यों होगा? भाई आपको मैंने बताया था जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब कॉमेट कहीं से भी घूम करके अगर एक राउंड करके आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन कितना होगा? जीरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज वेरी थिन, एटमॉस्फेयर लूजेस इट्स एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज्ड ड्यू टू द dissipation against atmospheric resistance. However small, why then does its speed increase progressively as it comes closer and closer to the earth? An artificial satellite orbiting the earth in very thin atmosphere loses its energy gradually due to the dissipation against atmospheric resistance. However small,
Why then does its speed increase progressively as it comes closer and closer to the earth? क्या होता है कि जितना सैटेलाइट अर्थ के पास में रहता है, ये अर्थ है, अगर सैटेलाइट अर्थ की ऑर्बिट में जितना क्लोज रहेगा उतना जल्दी जल्दी मूव करता है। जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। और जितना दूर रहेगा उतना स्लो मूव करेगा। समझ में आया? जितना दूर रहेगा उतना स्लो मूव करेगा। जैसे अर्थ के सबसे पास में वीनस है, हाँ सर, तो वीनस बहुत जल्दी मूव करता है, 88 डेज में अपना वो पूरा कर लेता है, जो अपन के इधर 1 साल में हो पाता है। हाँ, जो अपने यहाँ 1 साल में रेवोल्यूशन होता है वो जल्दी कर लेता है। समझ गए ना? ये हो गया। हाँ, पढ़िए। व्हेन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कम्स क्लोजर टू द अर्थ, When artificial satellite come closer to the Earth, its gravitational potential energy decreases as its height from the Earth's surface decreases. By the law of conservation of energy, the sum of kinetic and potential energy should remain constant. To keep the total energy constant, kinetic energy should increase, and so velocity of satellite should increase. But the total energy of satellite continuously decrease at a very small rate due to the atmospheric resistance. देखिए, इसका कहना ये है, एक्चुअली अर्थ की जो ऑर्बिट है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। अर्थ की ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल है, और सैटेलाइट की जो भी ऑर्बिट हुआ करती है वो इलिप्टिकल ली जाती हैं। तो क्या हुआ करता है, जैसे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिनकी ऑर्बिट इलिप्टिकल है, तो ऐसा कुछ मानिए ये अर्थ है और ये इसके अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है ना। अब जैसे अर्थ के पास में आएगा, ये अर्थ के पास में आएगा, तो अर्थ के पास में आएगा तो अर्थ के रिस्पेक्ट में इसकी हाइट क्या हो गई? कम हो गई। बाय द फॉर्मूला mgh समझ लो, mgh से हाइट कम हो गई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। बोलो यस और नो? बट बाय द फॉर्मूला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कांस्टेंट सम होता है। Pe प्लस के क्या होता है? कांस्टेंट होता है। Pe प्लस के इक्वल टू कांस्टेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। ये भी कंजर्वेशन की लॉ है। गेट खोल दो भैया, ठीक ना? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो हर जगह लगता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। चलो अक्षत पीछे बैठ जाओ। तो चलिए अब अंडरलाइन द करेंट अल्टरनेटिव्स, ये हो गया। एक बार इसको फिर से पढ़ दो, इसको बंद कर दो बेटा गेट। When an artificial satellite come closer to Earth, its gravitational potential energy decreases as its height from the Earth's surface decreases. By the law of conservation of energy, the sum of kinetic and potential energy should remain constant. To keep the total energy constant, kinetic energy should increase, so the velocity of satellites should increase. But the total energy of continuously decrease at satellite continuously decrease at a very small rate due to the atmospheric resistance. बहुत कम अमाउंट में एनर्जी डिक्रीज होती है। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है वहाँ पे थोड़ी बहुत गैसों का, तो बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है ना। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। Underline the correct alternatives. When a conservative force does positive work on a body, when the potential energy of the body increases, decreases remain unaltered. When a conservative force does positive work on the body, the potential energy of the body increases, decreases, remains unaltered. जब एक कंजर्वेटिव फोर्स किसी बॉडी पर पॉजिटिव वर्क करता है, जब एक कंजर्वेटिव फोर्स किसी बॉडी पर पॉजिटिव वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी की क्या होगी? ओके अच्छा देखिए, तो क्या होगा बेटा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स किसी बॉडी पर पॉजिटिव वर्क करता है तो आपको मैंने बताया था वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क यदि होगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा और काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली बढ़ जाएगी। और कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, तभी तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। वर्क डन बाय द बॉडी, work done by the body against friction always results in the loss of its kinetic potential energy. हाँ भाई, वर्क डन अगर किसी बॉडी का फ्रिक्शन के अगेंस्ट में होगा तो उससे किस में लॉस होगा? काइनेटिक में कि पोटेंशियल में? एक बार और बताइए। अगर किसी बॉडी
कोई बॉडी जो है फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करती है, तो बॉडी की काइनेटिक में फ्रिक्शन को उससे क्या मतलब, पोटेंशियल से है ना, वो तो मोशन को रोकता है। नेक्स्ट पढ़िए थर्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ मैनी पार्टिकल्स सिस्टम इज proportional to the external force, sum of the internal forces on the system। ये न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन पूछ लीजिए, बताइए सम ऑफ इंटरनल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या एक्सटर्नल फोर्स के? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सही, एक्सटर्नल फोर्स के, तो करेक्ट आंसर इज एक्सटर्नल फोर्स। डी पॉइंट पढ़िए। इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द क्वांटिटीज which do not change after the collision are total kinetic energy, total linear momentum, total energy of the system of two bodies। हाँ भाई, तो देखिए भाई अब कह रहा है, मैंने बताया था अभी आपको, कॉलिजन अगर इनइलास्टिक है, क्या लिखा है, इनइलास्टिक, इनइलास्टिक कह रहा है कि इनइलास्टिक में विच डू नॉट चेंज, तो जो चीज चेंज नहीं होगी वो चीज क्या होगी? नंबर वन, इनइलास्टिक है, कोलिजन है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड जीरो है, तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही। यस सर, बताया था मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, तो नंबर वन लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा टोटल। लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा सर? वही, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो टक्कर कैसी भी हो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ना, उसे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो पी इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, समझ में आया ना, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब दूसरी बात, इनइलास्टिक है, तो आपको मैंने बताया था इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी सेव रहती है, मगर इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी सेव नहीं रहती है, मगर टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे ब्रह्मांड का कोई भी सिस्टम हो। हाँ भैया ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। समझ में आ गया? तो दो चीजें यहाँ पे, एक मोमेंटम और एक टोटल एनर्जी। डन, कोई दिक्कत? टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम विल बी रिमेन्स कांस्टेंट। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव। कुछ छोड़ दिया अपन ने, एक पार्ट छूट गया, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट टोटल, मैंने कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन, ओके ओके ओके, ये इनके एक्सप्लेनेशंस लिखे हुए हैं, जो हमने अभी भी क्वेश्चन किए तो उसके एक्सप्लेनेशंस लिखे हुए हैं। चलिए अच्छी बात है, तो एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, एक्सप्लेनेशंस भी पढ़ देते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि व्हेन ए कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, है ना, या रिमेन्स अनअल्टर्ड। तो अपन ने बताया था पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। पढ़िए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन द बॉडी डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड हेंस द बॉडी अप्रोचेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ फोर्स decreasing x, hence its potential energy decreases। इन्होंने दूसरे तरीके से बता दिया, मैंने दूसरे तरीके से बताया। मैंने कहा कंजर्वेटिव फोर्स जब एक्ट करेगा तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे तरीके से बता दिया गया, इसमें कहा गया है वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन द बॉडी डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड हेंस बॉडी अप्रोचेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फोर्स decreasing x, hence its potential energy decreases, hence its potential energy decreases। तो आप मेरे तरीके से याद रखिए, ये तरीका आपको थोड़ा जो है डिस्टर्ब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना सेकेंड पार्ट, वर्क डन बाय ए बॉडी, वर्क डन बाय ए बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन इज ऑलवेज रिजल्ट्स इन ए लॉस ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन है ये बॉडी फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन केवल काइनेटिक एनर्जी में लॉस करता है। पढ़ दीजिए इसको, वर्क इज डन इज डन बाय द बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। यस, रूल ही होता है कि वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन इज एट द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में ही एक्सपेंस होता है, दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन द स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस एंड सो काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीजेस, बिकॉज फॉर्मूला होता है हाफ mv²। थर्ड क्वेश्चन आया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ अ मैनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द
एक्सटर्नल फोर्स ऑब्लिक सम ऑफ द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम। बताइए तो क्या आंसर आया था, एक्सटर्नल फोर्सेस के इक्वल। पढ़िए, इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट change the total momentum of a system of particle by the law of conservation of momentum. If no external force acts on the system, then its total momentum remains constant. It means that only external force can change the momentum of many particle systems. सही बात है, केवल एक्सटर्नल फोर्स ही पार्टिकल के मोमेंटम को चेंज कर पाएगा, तो इंटरनल फोर्स का कोई लेना देना नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ द टू बॉडीज द क्वांटिटीज विच डू नॉट चेंज आफ्टर द कोलिजन ऑफ द collision are total kinetic energy oblique total linear momentum oblique total energy of the system of the two bodies। पढ़िए, in an elastic collision of two bodies the total linear momentum and total energy of the system by two bodies not change। समझ गया ना? तो ये अभी मोमेंटम हम बहुत डिटेल में, सॉरी कोलिजन हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये कई बार बहुत अच्छे से आएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से ये ट्रू फॉल्स वाले आ गए भाई। चलिए पढ़ते हैं। स्टेट इफ और इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट है, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ द टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन है भाई, नहीं होगा। इलास्टिक, अच्छा क्यों नहीं होगा? इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो हर जगह कंजर्व होता है। मोमेंटम होगा पर वो नहीं होगा ना। मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व्ड। एनर्जी सिस्टम की कंजर्व होती है। अच्छा, बॉडी का मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है, तो ये हो गया फॉल्स। क्या हो गया ये? फॉल्स। समझ में आया? सिस्टम मतलब कैसे भैया? लड़ने के पहले टोटल मोमेंटम पी आई था, हाँ। तो इसका थोड़ा ना मोमेंटम कंजर्व रहता बॉडी का, सिस्टम का रहता मोमेंटम कंजर्व। इन दोनों का मिला करके, इन दोनों का, जैसे बंदूक प्लस गोली का चलने के पहले इक्वल टू बंदूक प्लस गोली का चलने के बाद, तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है, इंडिविजुअल मोमेंटम थोड़ा ना कंजर्व होता है। इंडिविजुअल मोमेंटम कंजर्व होता मतलब ये भी m1 v1, तो टकराने के बाद भी m1 v1। समझ गए ना? मतलब पहले बंदूक रुकी थी तो बाद में भी रुकी रहती, ऐसा थोड़ा ना होता है। चलिए, तो फर्स्ट है फॉल्स, इन एन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आर कंजर्व्ड बट नॉट ऑफ ईच बॉडी। ईच बॉडी से कोई मतलब नहीं है। सेकेंड पार्ट, total energy of a system is always conserved no matter what internal and external forces on the body are present। बिल्कुल गलत भैया। अब अगर बाहर से आप फोर्स डाल रहे हो तो सिस्टम की एनर्जी क्या बदलेगी? नहीं बदलेगी ना। आपके जेब में 100 रुपए हैं, तो आप इस कमरे में 10-10 के कहीं भी नोट रख दो तो वो तो टोटल 100 हो जाएंगे। अब बाहर से कोई आके 10 का नोट डाल गया तो वो तो 110 हो जाएंगे ना। तो ऐसे ही एनर्जी का फंडा है। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइज इन ए क्लोज सिस्टम, नॉट इन ए ओपन सिस्टम। Next, work done in the motion of a body over closed loop is 0 for every force in nature। गलत, कंजर्वेटिव फोर्स में। समझ गए ना? वर्क डन जो 0 होता है वो किस में होता है? कंजर्वेटिव में। अब आप कहो कि आपने एक गोला बनाया जमीन में, यहाँ पे चप्पल रखी और चप्पल को घिसते हुए यहाँ पर ले आए, तो वर्क डन 0 थोड़ा ना होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो काम करेगा, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन इन ए मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर क्लोज लूप इज 0 ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉट फॉर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में पाथ पे डिपेंड करता है वर्क डन, ठीक है। चलिए फोर्थ स्टेटमेंट क्या है भाई? फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है, इन एन इलास्टिक कोलिजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कह रहा है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में मैंने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। समझ गए ना? वही इलास्टिक में अपने गेंद को चाइना बॉल को फेंक के मारा था, वो वापस आ गई थी, मगर गोबर फेंक के मारोगे या मट्टी का ढेला फेंक के मारोगे चिपक जाएगा, तो एनर्जी तो लॉस्ट हो गई ना। यस, तो द स्टेटमेंट इज ट्रू इन जनरल इन केस व्हेन देयर इज पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग कोलिजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी मे बी मोर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली इन सच केस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। एक मिनट, अब यहाँ पे ड्यूरिंग कोलिजन, यहाँ से तो ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इन जनरल इन केस वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग कोलिजन। ये स्पेशल केस की बात हो गई। ये किसकी बात हो गई? स्पेशल केस की, कि ऐसे केस जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है वहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। समझ गए ना? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की तुलना में फाइनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली इन सच केस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। मगर मतलब इन केसेस में जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो रही हो वहाँ पे ये चीज़ सही नहीं होगी,
बट ये जनरल केस की मैं बात करूं तो जनरल केस में हमने जो पढ़ा, जो स्टेटमेंट बोला गया है इनलास्टिक कोलिजन का, वो बिल्कुल ट्रू है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, VIMP। मैंने बोला भी था व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, समझ गए ना? तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि किसी बॉडी में किया गया काम उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। चलिए तो मान लेते हैं कि कोई बॉडी थी, m मास की थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वर्क डन बाय ए फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो ठीक है ना, मतलब एक हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लिया एक फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी मास m की, जिससे कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v। क्या हो जाती है? शुरुआत में रही होगी u। मान लो ये ठेला जा रहा था, हाथ ठेला, ये u वेलोसिटी से जा रहा था, आपने मारा धक्का, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, u से v हो गई, क्या हो गई, v हो गई। आपने क्या लगाया, वर्क लगाया, तो वर्क इक्वल टू आपने कितना लगाया, मान लो इसमें आपने फोर्स F लगाया, क्या लगाया, फोर्स F। चलिए तो देखिए कितना वर्क किया आपने, W इज इक्वल टू F इंटू डी, W इज इक्वल टू F इंटू डी। अगर आपने F फोर्स डी समय तक के लिए लगाया है तो वर्क कितना हुआ, W इक्वल टू F इंटू डी। F इक्वल टू कितना होता है, ma। तो वर्क कितना, एक W की जगह FD रख दो, है ना, तो W की F इंटू डी बन गया क्या, ma इंटू डी, ma इंटू डी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। s की जगह क्या है, d, तो 2ad इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ad इक्वल टू हो गया कितना, v 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बोलो हाँ सर, क्लियर हो गया। ad की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ad की वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया, तो वर्क इज इक्वल टू m तो बैठा हुआ है, ad की जगह कितना आ जाएगा, हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है ना, हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बेटा इसको ओपन कर दो, ये क्या हो जाएगा, 1/2, समझ गया ना, एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। ध्यान से देखो ये क्या है, ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी K2 और ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1। मतलब वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये क्वेश्चन आता है, समझ में आ गया, नहीं आया, क्लियर है, एकदम क्लियर है कि नहीं है? खुद करेंगे अभी तो हो जाएगा। चलो अभी फिर से बता दूं क्या, देखो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स मास बॉडी का m एक्सेलेरेशन a प्रोड्यूस किया, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इक्वल टू कितना हो गया, ma। फोर्स की वैल्यू यहाँ रख दो तो क्या हो गया, MAD। क्या हो गया, अब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो 2s की जगह 2ad कर लो, तो 2ad इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी ad इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर माइनस au स्क्वायर। बोले यस और नो ना। और वर्क इक्वल टू कितना है, MAD, तो ad की वैल्यू पुट कर दो, तो m इसकी सर ad कैसे रखी अपन ने? अरे ma था, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो हाँ, अच्छा s, ठीक है, तो फोर्स के a की जगह d रख दिया, ठीक है सर, ठीक है ना। अगर आप ये बोलोगे सर कॉस थीटा कहाँ गया, तो F इंटू डी इंटू कॉस 0 ही तो आएगा, क्योंकि जहाँ फोर्स लग रहा वहीं तो डिस्प्लेसमेंट है। ठेले को धक्का मारा ना आपने, तो जहाँ फोर्स गया वहीं तो डिस्प्लेसमेंट गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? S को D ले लिया है, तो बन गया क्या, FD। F की जगह क्या है, MA इंटू डी, AD की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दिया। बोलो हाँ, जैसे रख दिया तो m 1/2 वी स्क्वायर माइनस 1/2 यू स्क्वायर, तो m हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। डन, कोई दिक्कत? चलिए तो भाई ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। ओके, ये वही पार्ट है। चलिए तो देखिए कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया हमारे पास W इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लाइटर एंड हैवियर बॉडी इज सेम, व्हाट इज द व्हाट विल है ना, विच विल हैव द ग्रेटर मोमेंटम। अब भाई काइनेटिक एनर्जी सेम दी गई है, काइनेटिक एनर्जी क्या दी गई है, सेम। ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी सेम दी गई है, आपको बोला गया किसके पास ज़्यादा मोमेंटम होगा। तो P इक्वल टू मैंने क्या पढ़ा था फॉर्मूला सुबह, 2mk, तो k तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, मतलब P प्रोपोर्शनल टू कितना, m। मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसका हाँ रूट m होगा, मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो आंसर हैवियर बॉडी विल हैव ग्रेटर मोमेंटम। समझ में आया, कोई दिक्कत? बन जाएगा ना। चलिए अब कह रहा है डिराइव द फॉर्मूला फॉर
डिराइव द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग। वो तो अपन को क्या डिराइव करना है, मैंने बताया था ना, W इज इक्वल टू क्या होता है kx², क्योंकि जो आप जो वर्क डन करोगे वही तो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो W इक्वल टू kx² अपन को बताना है, ठीक है ना। चलिए, डिराइव द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग। तो फॉर एन आइडियल स्प्रिंग द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। हाँ, मैंने क्या पढ़ा है आपको, F इज प्रोपोर्शनल टू x। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाता है kx, F इज इक्वल टू kx। k क्या होता है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट। हेंस द ग्राफ बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो F और x के बीच का ग्राफ क्या बनेगा बेटा, देख, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, लीनियर बनेगा क्योंकि x की पावर 1 है। तो ये ग्राफ बन गया, बोलो हाँ, ये ग्राफ बन गया, ठीक है ना। अब आपको पता होगा वर्क डन जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया होता है। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसको ग्राफिकल मेथड से कर दिया गया है। तो मान लिया हमने इस पॉइंट पर x डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है। तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स कितना निकलेगा, kx। भाई डिस्प्लेसमेंट x है तो फोर्स कितना निकलेगा, kx, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है W इज इक्वल टू kx, ठीक है ना। तो फोर्स यहाँ तक का आ गया kx। तो अपन वर्क डन निकालते हैं, तो वर्क के लिए क्या निकालो, एरिया। एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना हो गया, OB, और हाइट कितनी हो गई, AB। तो AB कितना है, kx, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, x। तो x इंटू kx कितना हो गया, kx²। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। सो वर्क डन जो करोगे किस में स्टोर हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। सो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेस्ड स्प्रिंग इक्वल टू हाफ kx²। क्लियर, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय कोलिजन। कोलिजन से आप क्या समझते हैं, डिफरेंशिएट इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन, राइट डिफरेंस बिटवीन द इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। अब देखिए कोलिजन क्या है, पढ़ो बेटा। कोलिजन, द स्ट्राइकिंग ऑफ वन पार्टिकल विद अनदर और एन इंटरेक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड कोलिजन। तो दो पार्टिकल के बीच की टक्कर को ही हम क्या बोलते हैं, कोलिजन। एग्जांपल पढ़ो, फॉर एग्जांपल हिटिंग अ बॉल बाय अ बैट, स्ट्राइकिंग कैरम कॉइन बाय स्ट्राइकर, डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। जब इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन में अपन डिफरेंस पढ़ते हैं। पहला है इलास्टिक कोलिजन, समझ गए ना, इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो इलास्टिक कोलिजन, इन दिस कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आर कंजर्व, ठीक है ना। इन इलास्टिक, इन दिस कोलिजन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, तभी तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। सेकंड, कोलिजन बिटवीन द एटम्स, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियर पार्टिकल आर द एग्जांपल आर इलास्टिक कोलिजन। गैसेस का कोलिजन, मॉलिक्यूल्स का, इनको सबको क्या माना गया है, इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, स्टिकिंग ऑफ द स्प्लैश्ड मड, वही कीचड़ फेंक के मारना है ना। एम्बेडिंग ऑफ अ बुलेट इन अ टारगेट ऑफ द एग्जांपल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। समझ गए ना सर। न्यूक्लियर से जब एटम्स मतलब वो होते होंगे, न्यूक्लियर से एटम क्या होते हैं, एटम के अंदर तो न्यूक्लियस होता है भाई। सॉरी एटम से नहीं सर, वो जब एटम से दो एटम टकराते हैं तो आपस में रिपल्शन होता होगा ना। बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन माना जाता है, मतलब मारो और वो परफेक्टली। अब बाकी क्या होता है उसकी थ्योरी आपको मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। एक डिस्टेंस होती है, वहां पर फोर्स 0 हुआ करता है, उससे पीछे आते हैं तो फोर्स रिपल्सिव हो जाता है, समझ गए ना। उससे पीछे आते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है, रिपल्सिव, और उसके आगे जाते हैं तो फोर्स अट्रैक्टिव हो जाता है, समझ गए ना। तो ऐसा ग्राफ बना करता है, ये रिपल्सिव फोर्स, ये 0 फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स। उसके बाद और दूर चले गए एटम तो दोनों एक दूसरे को बाय बाय कह लेते हैं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, ना मुझे तुझसे मतलब ना तुझे मुझसे मतलब, समझ गए ना। जब एक दूसरे से पार्टिकल बहुत दूर चले जाते हैं तो फिर कोई फोर्स नहीं लगता है, बट जब बहुत क्लोजर होते हैं तो घनघोर रिपल्सिव लगता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। जब एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस में आ जाते हैं तो फोर्स हो जाता है 0, फिर जैसे दूर जाते हैं तो अट्रैक्शन लगने लगता है, फिर चले जाते हैं, समझ गए ना। चलिए तो भैया ये हो गई आज की क्लास अपनी संपन्न पूरे तरीके से, काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब कल जो है अगली क्लास में अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।